जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंग्लिश का ऐसा टॉपिक जिससे सबसे ज़्यादा आपको डर लगता है, इडम एंड फ्रेजेस, जिनको हम बोलते हैं लोकोक्तियाँ या कहावतें। वैसे ये तो वोकैबुलरी का पोर्शन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रटी जा सकती हैं, फिर भी मैं इनको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप इस वीडियो को 3-4 बार देखते हैं तो उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ माइंड में बैठ जाएगी। सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों के मन में यही कि इसमें याद क्या करना है, और ये अगर पता चल भी जाता है तो याद कैसे करना है। तो ठीक है, उसी पर चर्चा करेंगे और उम्मीद ये भी करेंगे कि आपको एक एक जो भी ये वोकेबलरी का पूरा पोर्शन है, इडम एंड फ्रेज, ठीक है, वो पूरा आ जाए। तो अगर आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जितना मैं करवाऊँ, 1-1.5 घंटे जो भी समय लगे, आपको उसको पेशेंस बना के रखना है। 1-2 बार अभी पढ़ लीजिए और जब पेपर हो उसके पहले एक बार और रिवाइज कर लेना, बस हो गया। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं। पहला है एन एप्पल्स ऑफ एन एप्पल ऑफ वंस आइज। इसका मतलब क्या है, पहले दोस्त मतलब जानेंगे फिर इसके बाद देखते हैं। एन एप्पल ऑफ वन साइज मतलब किसी आंख का, तब वो अपने पढ़े था, किसी की आंख का तारा होना, आंख का तारा होना। इसका मतलब एन एप्पल ऑफ वन साइज। देखो इसमें जो लिखा होता है उसका इससे कोई रिलेशन नहीं होता है, ना तो इसमें एप्पल आएगा ना आएगा आई। इसका ऐसा मतलब मत निकालने लगना कि इसका इंग्लिश का हिंदी मीनिंग निकालने बैठ गए। एक एप्पल किसी की आंख का एक सेब, ऐसा मत सोचना, ठीक है। एन एप्पल ऑफ वन साइज मतलब किसी की आंख का तारा होना। तो ये हिंदी में तो आपने पढ़ा होगा, मतलब क्या होता है, बहुत प्रिय होना, यानी वेरी डियर। बहुत प्रिय मतलब वेरी डियर दोस्तों, बहुत प्रिय होना, वेरी डियर। ओके, याद हो जाएगा। एन एप्पल ऑफ वंस आइज, इसका मतलब क्या होगा, किसी को बहुत प्रिय होना। हाँ, एक बच्चा एक दिन कमेंट कर रहा था, आप इधर सर क्या देखते रहते हैं, तो इधर ये देखते रहते हैं कि वीडियो चालू है कि नहीं, कहीं बंद तो नहीं हुआ, वॉइस तो नहीं है रुक गई, इस वजह से इधर देखना पड़ता है ना। तो अब उसको हमने को लगा कि बता देना चाहिए। तो एन एप्पल ऑफ वन साइज वेरी डियर। अब इसका मैंने एक एग्जाम्पल, वैसे एग्जाम्पल से आपको अब पहले आता था कि इसका आपने एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें इसका अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। अब ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक ऑप्शन वाला आएगा, फिर भी मैंने इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया है कि रौनक इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आइज। रौनक अपनी माँ की आंखों का तारा है, यानी माँ को बहुत प्रिय है रौनक। अच्छा, ये थोड़ा जेंडर को ध्यान रखना, रौनक लड़की का भी नाम हो सकता है और लड़के का भी हो सकता है, तो इससे ज्यादा नहीं। आपको बस ये देखो, पेपर में ये आएगा एन एप्पल ऑफ वन साइज, आपको ये याद करना है बस। वेरी डियर, इसका मतलब क्या होता है, वेरी डियर। कोई ऑप्शन होगा जिसमें वेरी डियर लिखा होगा, तो ये आपकी टेंशन दूर हो गई कि पूछेगा क्या, आंसर मुझे क्या देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ऑल इन ऑल, आपकी बुक में यहीं से शुरू होगा जहां से आप पढ़ रहे होंगे। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा, अब इसका बहुत लोग मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। होल एंड सोल, ठीक है, इसका मतलब क्या है। घर पे देखा होगा आपके, या तो सारे डिसीजन मम्मी लेती होंगी या पापा लेते होंगे। तो घर के मुखिया हैं, सर्वे सर्वा हैं, उनकी बात सब कोई मानता है। तो सर्वे सर्वा का मतलब क्या होता है, जिसके डिसीजन को सब कोई पालन करे, होल एंड सोल। तो जब आपको ये ऑल इन ऑल लिखा हो कहीं, तो आपको ये ऑप्शन ढूंढना है, होल एंड सोल, संपूर्ण। क्या, संपूर्ण। जो सारे डिसीजन लेने वाला घर में सर्वे सर्वा एक होता है व्यक्ति, तो ऐसे याद रखेंगे आप। दूसरा देखिए, सर्वे सर्वा का मतलब समझ गए। अ मेडन स्पीच, याद करिए, ये आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था। ऐसा व्यक्ति जो पहली बार भाषण देता है, पहली बार भाषण दे रहा है, पहली बार बोल रहा है, तो उसे क्या बोलते थे, ए मेडन स्पीच, यानी पहला भाषण।
पहली बार जो व्यक्ति बोल रहा है उसे मेडन स्पीच बोलते हैं। वहां ऑप्शन में फर्स्ट स्पीच भी था, लेकिन वहां नहीं करना था। यहाँ इसका मतलब समझाना है कि मेडन स्पीच का मतलब क्या है। जो कोई पहली बार भाषण दे रहा है तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट स्पीच। अब मेडन स्पीच का मतलब फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण, ठीक है, पहली बार बोलना। ये आपने बहुत पढ़ा होगा, बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, बेड ऑफ रोजेस। बोलेंगे ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, ये काम ही क्या है, मैं तो इसे तुरंत कर दूंगा। वही होता है कि ऐसा काम जो तुरंत किया जा सके वेरी इजिली। जैसे आपको, आप इंटर में हैं और कोई बोल दे दो का पहाड़ा सुनाओ, तो आपके लिए कैसा वर्क है, वेरी इजी वर्क। तो आप इसको अगर थोड़ा स्मार्ट तरीके से बोलना है तो क्या बोलेंगे, अ बेड ऑफ रोजेज। लेकिन ऐसे मत बोलना, क्योंकि हो सकता है सामने वाले को इसका मतलब ना पता हो। अ बेड ऑफ रोजेज का क्या होता है, वो तो यही सोचने सोचने लगेगा कि बेड पे कुछ गुलाब गुलाब है, ऐसा कुछ है ना, तो वो मत सोचने लगे। फूलों की सेज मतलब क्या होता है, फूलों की सेज आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फूलों की सेज यानी बहुत सारे, आप जा रहे हैं उस मार्ग पे बहुत सारे फूल डाल दिए गए, तो कैसा होगा, आपको मार्ग पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी आपको जो टास्क दिया गया है वो बहुत आसान है। तो वेरी इजी वर्क, देखो मैं इसको याद ही करना होता है। मैं पहले सोच रहा था इमेज लगा के याद करवाऊंगा, फिर मुझे लगा कि ऐसे भी इतना कठिन भी नहीं है, आराम से हो जाएगा याद। अभी आप इसको याद कर लीजिए, ये जितने भी लिखे हैं इनको तो याद ही करना है आपको, ठीक है, इतने ही याद कर लीजिए बस। लेकिन ये मत सोचना इसमें सर जी ये बता दो इम्पोर्टेंट कौन है, सब इम्पोर्टेंट। मैंने इसको ऐसे बना के रखा है कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें मत सोचने लगना कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, इसका अर्थ निकालते बच्चे, ए रेड लाल, लेटर पत्र, डे लाल पत्र दिवस, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन है, जैसे बहुत महत्वपूर्ण हमारी हिस्ट्री में दिन है, कैसे 15 अगस्त हो गया स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस ना। तो इम्पोर्टेंट डे क्या बोलेंगे, रेड लेटर डे इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, रेड लेटर डे इंपॉर्टेंट डे, रेड लेटर डे इंपॉर्टेंट डे। दो, जब मैं पढ़ा रहा हूं 2-3 बार आप बोलेंगे, याद हो जाएगा आपको भी अच्छे से, ठीक है। रेड लेटर डे इंपॉर्टेंट डे, ये फिर से आ गया, देखो वही जो हम लोगों ने पढ़ा था। चलो दोबारा एक बार और पढ़ लेते हैं, क्या जाता है अपना। एन एप्पल ऑफ वन साइज, किसी की आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। जैसे वहां रौनक की एग्जाम्पल दिया था, आप भी अपने माँ बाप की आंखों के तारे होंगे ना। तो जैसे लिखना हो, जैसे आपका कुछ नाम ले लेते, मान लो आपका नाम सुमित है, तो सुमित इज एन एप्पल ऑफ हिज फादर साइज, हिज मदर साइज, कुछ भी हो सकता है, मम्मी की आंखों का तारा हो, पापा की आंखों का तारा हो ना। चलिए नेक्स्ट, अबुल इन चाइना शॉप, जब मैं पढ़ता था तो इसको सबसे पहले ढूंढता था, अबुल इन अ चाइना शॉप। इसका ये कुछ मतलब नहीं है कि एक सांड है और चाइना वाली शॉप पे चला गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कोई काम ढंग से नहीं करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लापरवाह व्यक्ति। क्या, लापरवाह व्यक्ति। वन हु कॉजेज डैमेज मतलब हर चीज, मान लो उससे कुछ कहो ये काम कर लाना, वो उसको बिगाड़ के आएगा, करके तो नहीं आएगा, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लापरवाह व्यक्ति। वन हु कॉजेज डैमेज, जो अगर कोई गलत, फिर उसको ऐसे बोलने लगेंगे, अगर कुछ भी घर पे हुआ है कुछ भी गलत, तो बोलेंगे इसी ने किया होगा। तो वही है जो डैमेज का कारण बन जाए, वन हु कॉजेज डैमेज, तो जो कारण हो, कोई भी नुकसान हो उसका कारण बन जाए, उसे क्या बोलेंगे, अ बुल इन अ चाइना शॉप। ऐसे भी चाइना वाली शॉप पे एक बुल घुस गया तो डैमेज कर देगा सब कुछ, ऐसे भी याद कर सकते हैं, वन हु कॉजेज डैमेज, ठीक है। नेक्स्ट, फूल्स पैराडाइज। अब फूल्स पैराडाइज इसका मतलब क्या है सर, तो इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, दिख नहीं रहा है। अ फूल्स पैराडाइज काल्पनिक सुख। अब इसका तो मतलब ये होगा, पैराडाइज का मतलब क्या होता है, स्वर्ग,
मूर्खों का स्वर्ग, अ फूल्स पैराडाइज, ठीक है। तो उससे मत देखो, इसका काल्पनिक सुख होता है, मतलब मन में घर पे पड़े हैं, सोच रहे हैं कि मम्मी रसगुल्ला बना दे, मैं भी खा लूं। अब ये नहीं सोचेंगे ये रसगुल्ले के लिए जो सामान आनी वो कैसे आएगी ना, ये। या फिर अभी ठंडियां चल रही हैं, मन में चल रहा होगा सर ऐसा कोई टेक्निक बता दीजिए जिससे ये पढ़ना ना पड़े, बिस्तर से उठना ना पड़े, रजाई में घुसे रहें, पड़े रहें, और पूरा सब कुछ याद हो जाए अपने मन से। तो ये काल्पनिक सुख है, ये रियल में नहीं होगा। सिर्फ इमेजिन करके आप आनंद महसूस कर सकते हैं। ठीक, आनंद कैसे ले सकते हैं? सिर्फ इमेजिन करके कि नहीं भाई मैं पूरा एग्जाम बोर्ड वाला दे के आया और पूरा एग्जाम हो गया, सब अच्छे से हो गया, तो ये सिर्फ इमेजिनरी प्लीजर है, अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, तो आप इमेजिन कर रहे हैं आनंद, काल्पनिक सुख बोल सकते हैं क्या, इमेजिनरी प्लीजर, काल्पनिक सुख। रिलेट कर पाए होंगे आप ये अपने उससे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही लिखा गया था, फूल्स पैराडाइज, काल्पनिक सुख, क्योंकि सबसे ज्यादा ये आप लोग महसूस करते हैं। अब बोन ऑफ कंटेंशन, गांव पे सबसे ज्यादा यही वर्ड यूज करें, तुम वही झगड़ा की जड़ हो, वही है बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण। तो कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ये तो डिस्प्यूट पढ़ा होगा, कॉज माने कारण होता है, ऑफ डिस्प्यूट झगड़े का, तो झगड़े का कारण, इसमें ज्यादा नहीं, तो अब बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े का कारण, झगड़े कह दिया क्या हमने, झगड़े का कारण, ठीक है, झगड़े नहीं, गांव पे झगड़े कह देते हैं। अब बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े का कारण, ठीक है, झगड़े का कारण। नेक्स्ट देखो, अभी हमने पढ़ा था एन एप्पल ऑफ वंस आइज, किसी की आंखों का तारा होना, इसमें लिखा है एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, यानी झगड़े का कारण। अब बोन ऑफ कंटेंशन सेम, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड सेम, झगड़े का कारण, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। अब जैसे इसमें वाक्य प्रयोग करना हो, मैंने लिख दिया नारद मुनि इज एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड इन हेवन, स्वर्ग में जो नारद मुनि थे वही झगड़े के कारण थे। वैसे तुमको पता होगा वो नारायण नारायण करके सब जगह सुर की बात असुर तक और असुर की बात सुरों तक पहुंचा देते थे, तो झगड़े के कारण तो वही थे, वही देवताओं को राक्षसों से और राक्षसों को देवताओं से लड़ाते रहते, सारी इधर उधर की बातें करना उन्हीं का काम था। ठीक है, तो झगड़े का कारण वही थे। आल एंड संड्री, मतलब बिना किसी भेदभाव के, आल एंड सन्ड्री, बिना किसी भेदभाव के। जैसे कभी होता नहीं है कि कुछ, को मैं थोड़ा ठीक कर दूं, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब ठीक है। आल एंड सन्ड्री इसका मतलब बिना, प्रत्येक, बिना भेदभाव के, आल विदाउट डिस्टिंक्शन। ठीक है, मतलब क्या है सर, जैसे कोई काम दिया गया आपको, उसमें ऐसा होता कि ये बच्चे अलग से कर लें, ये बच्चे अलग से कर लें, नहीं अभी यहाँ तो मान लो हम लोग नहीं करते, लेकिन जैसे आप कॉलेज में जाएंगे तो वो टॉपर पहले से ढूंढे रहते हैं कि हैं टॉपर, ये है, तो उनको बस दे दिए, इजी नोट्स दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिया, और बाकी किसी से उनका कोई मतलब नहीं होता, तो वो भेदभाव करते हैं। तो यहाँ बिना भेदभाव, प्रत्येक बिना भेदभाव के, ठीक है, उसको बोलेंगे ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन। ठीक है, एट डैगर्स ड्राउन, बोलेंगे खुला चैलेंज करते हैं, यू कैन एक्सेप्ट माई चैलेंज ना, खुला चैलेंज, ठीक है, खुली दुश्मनी या बोल सकते हैं, खुला चैलेंज या खुली दुश्मनी। ठीक है, खुला चैलेंज या खुली दुश्मनी, बोलो क्या हो जाएगा, एट डैगर्स खुली दुश्मनी, मतलब ओपन एनिमी,
ओपन एनमाइटी, एनमी माने तो दुश्मन हो गया, खुली दुश्मनी है तो एनमाइटी हो जाएगा, एनमी का क्या हो जाएगा एनमाइटी। एट डैगर्स ड्राउन, इसका मतलब क्या हो जाएगा खुली दुश्मनी या खुले दुश्मन, तो ओपन एनमाइटी क्या हो जाएगा बच्चों, ओपन एनमाइटी, याद हो जाएगा। एट डैगर्स ड्राउन, खुला चैलेंज है आपको, तो ओपन एनमाइटी खुली दुश्मनी, बोलेंगे मैं तो पीठ पीछे वार नहीं करता, खुला चैलेंज करता हूं, मैदान पे आओ ना। देखो दूसरा, अगेंस्ट द रेनी डे, अगेंस्ट द रेनी डे मतलब बोलेंगे कि बुरे वक्त के लिए चीजें बचा के रखो, काहे के लिए चीजें बचा के रखो, बुरे वक्त के लिए, बुरे वक्त में काम देंगे, अगेंस्ट द रेनी डे। अब इसमें रेनी डे से कोई मतलब नहीं है, अगेंस्ट द रेनी डे का मतलब है कुछ चीजें हैं जैसे बोले कि शायद ये पैसे हैं विपत्ति के लिए रखो, घर पे होता ना कि थोड़े बहुत जेवर रात बचा के रख लिए जाते हैं कि कभी बुरा वक्त पड़ा तो उनको हम रख के कहीं पैसे ले सकते हैं, तो वही चीजें होती हैं कि जो हम बुरे वक्त के लिए बचा के रखते हैं, तो क्या होगा अगेंस्ट द रेनी डे, बुरे वक्त के लिए, फॉर हॉर्ड डेज, फॉर हॉर्ड डेज। वहां आपको बस इतना जहां ये दिखेगा ना अगेंस्ट द रेनी डे तो दिमाग में आएगा सर ने बोला था रेनी डे का मतलब रेन से कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है बुरे दिन आ गए, बुरे दिन आ गए। अब वो ऐसे भी आप ऐसे कर सकते हैं, मान लो किसी के पास घर नहीं है और बारिश होने लगे तो उसके लिए तो बुरे डेज ही हैं, तो फॉर हार्ड डेज। अगला है एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब ऐसे समझ सकते हो जहां तक पत्थर फेंक सको, तो पत्थर तो नजदीक तक ही फेंक पाओगे, बहुत दूर तक थोड़ी ना फेंक पाओगे, तो एट अ स्टोन्स थ्रो, पास या निकट, वेरी नियर, ठीक है। इसको तो सिंपल से याद कर सकते हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो, जहां तक आप पत्थर फेंक सकते हैं, पत्थर तो पास ही तक फेंका जा सकता है, अभी ऐसा थोड़ी ना है बैठे हो कानपुर में फेंक दो फतेहपुर पे पत्थर ना, थोड़ी दूर ही फेंक सकते हो, तो वेरी नियर, एट अ स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर। नेक्स्ट, एट द 11th आवर, ये वाला आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, बोलेंगे अंतिम समय पर, बोलेंगे चलो उन्हें देखा हो चल के अब अंतिम समय चल रहा है, जैसे वो गांव पे नहीं कोई ज्यादा बीमार हुआ और मतलब अपनी चारपाई पे आ गया, चल फिर नहीं पा रहा, तो बोले चलो दिखाते चलते हैं, 2-4 दिन के और मेहमान हैं। तो वही होता है कि एट द 11th आवर, तो ऐसे अगर इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेंगे एट द 11th आवर, या एट द लास्ट मोमेंट, जैसे राम जी ने कहा था लक्ष्मण से कि हमारे पिताजी को अंतिम समय जब मृत्यु आई होगी तब भी उन्हें अंतिम समय पर गर्व रहा होगा कि उनके बेटों ने उनके बचनों का मान रखा, ठीक है। तो उस वर्ड को अगर इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे एट द 11th आवर, या फिर एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों पर या अंतिम समय पर, एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर, 11वां घंटा मत समझना इसको। ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें एक और बताना है मुझे, यहां लिख देता हूँ, बीट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है, दोनों साथ में। तो ब्लैक एंड व्हाइट, तो बोलेंगे कि इसे आप लिखित में दे दीजिए, मान लो कोई आपने बात कही और सामने वाला आपको भरोसा नहीं करता, बोले आप भैया लिखित में दे दो, मैं ऐसे नहीं समझता, आप लिखित में दो तब मैं मानूंगा, तो उसी को बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, बाकी इनका रंगों से कोई लेना देना नहीं, तो लिखित मतलब रिटन में दे दो, इन रिटन, इन रिटन, ठीक है, इन रिटन लिखित में दो हमें। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब काला सफेद से कुछ नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है कि आप जो भी बोल रहे हैं उसे मुझे लिखित में दें, ठीक है। और इसी से रिलेटेड होता है बीट ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू, किसी को मार मार के काला और नीला कर देना, ठीक है, इतना मारना, मतलब बहुत बुरी तरह से पिटाई करना। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से मारना, इसको बोलते हैं बीटिंग मर्सीलेस, बीटिंग मर्सीलेस, मतलब क्या है, मर्सी माने दया, मर्सीलेस दया नहीं करना, बिना दया के मारना है, बिना दया के कैसे मारेंगे, उसको मार मार के लाल और काला कर दे, लाल काला नहीं करना है, ब्लैक एंड ब्लू, नीला काला करना है, ठीक है।
तो आपने अगर किसी को मार मार के नीला काला कर दिया, इसका मतलब आपने उसको बहुत बुरी तरह मारा है, बीटिंग मर्सीलेस, बिना दया के मारा है, ठीक है। और अगर ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हो तो इसका मतलब है आपको कोई भी चीज बोलनी है तो उसे लिखित में देना पड़ेगा, इन रिटन, ठीक है। दोनों बातें हो सकता है कि आपको समझ में आ गई हो। जब तक आप इन्हें 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई मजा नहीं आने वाली, एक दो बस याद होंगे। बैग एंड बेगर, कहेंगे बुढ़िया बिस्तर उठाओ निकल लो, अब बहुत दिन हो गए, जैसे वो काफी दिन तक का किसी के रिलेशन में रहो, फिर वो ऊब के एक दिन बोलता है अपना बोरिया बिस्तर पैक करो निकलो यहाँ से, तो वही है बैग एंड बैगेज, बिगर्स नहीं सॉरी, बैग एंड बैगेज, पूरी तरह से बोरिया बिस्तर सहित, तो बोलेंगे कंप्लीटली, अपना पूरा सब कुछ सामान ले जाओ कंप्लीटली, बैग एंड बैगेज, तो इसको क्या बोलेंगे कंप्लीटली। इसको होल भी बोल सकते हैं, संपूर्ण, ठीक है। तो ये वाला भी याद रखना, होल संपूर्ण। कभी ये ऑप्शन में भी आ जाए जो कह दो कि सर जी ने तो कंप्लीटली बताया था ना। तो बुरी, बैग एंड बैगेज बोलो जल्दी से, बैग एंड बैगेज, तो होल या कंप्लीटली। अब ये होल वो वाला HOLE वाला मत समझना, बाय लीप्स एंड बाउंस, बाय लीप्स एंड बाउंस। एक वर्ड लैप्स सुना होगा, गुजरना, लैप्स, टाइम इज लैप्स, क्या खत्म हो रहा है, समय धीरे धीरे निकलता जा रहा, लाइफ खत्म होती जा रही धीरे धीरे। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बड़ी तेजी से, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब बहुत तेजी से, तो बोलेंगे क्विक, क्या क्विक, की जगह हम क्विक भी लिख सकते हैं, और वेरी रैपिडली, मैक्सिमम टाइम से ही आता है, वेरी क्विक भी आ सकता है, ठीक है। इसका आंसर वेरी क्विक भी हो सकता है और वेरी रैपिडली भी हो सकता है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जितने मैंने देखे हैं ये काफी बार भी आया है वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से। अगला देखो, बीट अबाउट द बुश, अब इसमें पीटने से कोई लेना देना नहीं, वो बोलेंगे जब कोई किसी से बातचीत कर रहा होगा काफी देर, उसको इधर उधर की बात तुम टरका रहे हो, बोलेंगे मुद्दे की बात पे आओ, मुद्दे की बात करो, ये सब क्या चल रहा है ना। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना, आपको वो बात बताई नहीं जा रही जो काम की है, ठीक। आपने पूछा कि बताओ अच्छा वो एल्केन क्या होता है, वो बता रहा है यार साइंस पढ़ना बहुत अच्छा होता है, साइंस हमें भी आती थी, वो ऐसी बात तुम लगा, और फिर ये पूछने लगा बताओ पापा कैसे हैं तुम्हारे, और मम्मी ने क्या बनाया था आज, ये बातें चल रही है। उससे पूछा आप कुछ और रहे हो, बताओ वो कुछ और रहा, तो घुमा फिरा कर बात करना, तो डायरेक्ट बात ना करना, टॉक इनडायरेक्टली, क्या टॉक इनडायरेक्टली, घुमा फिरा कर बात, जो बात आपने पूछी उसका जवाब ना देना, दूसरी बातें बताना, ये भी आप कर रहे होते हो। जब मैं पूछता हूँ बताओ ये वाला चैप्टर याद है, तो दूसरी बातें करने लगते हो। ब्लैक सीप, ब्लैक सीप देखिए आप, काली भेड़, नहीं देखी ना, होती नहीं, होती है यार। तो ब्लैक सीप का मतलब होता है नहा लायक व्यक्ति, नहा लायक, समझ गए, नालायक व्यक्ति, जैसे आप लोग, नहीं आप लोग नालायक नहीं है आप लोग नहा लायक है, तो कोई नहा के जाते नहीं तो नहाने लायक का है, नहा लायक का मतलब होता है नहाने लायक। तो ब्लैक सीप का वैसे मतलब होता है बहुत तुच्छ टाइप का प्राणी, तुच्छ समझ रहे हैं ना बात को, बोलेंगे बहुत घटिया प्रवृत्ति का आदमी है, नीच व्यक्ति, हाँ ये बढ़िया लिखा है, नीच व्यक्ति, घटिया व्यक्ति, तुच्छ आदमी, तो मीन फेलो, क्या बोलेंगे बच्चों, मीन फेलो, तुच्छ प्राणी, मीन फेलो। ब्लैक सीप का मतलब ऐसे समझ लेना, ब्लैक सीप होती नहीं बड़ी अजीब लगती है, तो मीन फेलो नीच व्यक्ति है, ठीक है। ब्रेक द आइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक द आइस, बैठे, अब इसका मतलब बर्फ तोड़ने से नहीं है, ब्रेक द आइस इसका मतलब है कि जैसे किसी ने कुछ पूछा, सब लोग शांत बैठे हैं, फिर एक इकट्ठा जवाब देने लगा, तो खामोशी को तोड़ना, सब लोग शांत बैठे हैं कोई इकट्ठा बोलने लगे तो मतलब खामोशी को तोड़ना, तो ब्रेक द आइस, आइस को नहीं तोड़ना है, खामोशी को तोड़ना है, ब्रेक द आइस,
तो ब्रेक द साइलेंस, ब्रेक द साइलेंस, चुप्पी तोड़ना या खामोशी तोड़ना। ब्रेक द आइस यानी ब्रेक द साइलेंस, बैठे हैं खामोशी से चुपचाप, ऐसा लग वो, और ऐसे समझ लो कि बर्फ इकट्ठा टूट के बहुत सारी गिर गई, तो खामोशी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी ना। तो ब्रेक द आइस, तो ब्रेक द साइलेंस, ब्रेक द आइस, ब्रेक द साइलेंस। बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड का मतलब समझो। हाँ, सबकी लाइफ में एक दो बॉसम फ्रेंड होते हैं ना। तो जैसे क्या बोलते हैं इसे, घनिष्ठ मित्र, एकदम पक्की वाली दोस्ती ना, घनिष्ठ मित्र, पक्का मित्र, बहुत पक्का मित्र है। अब पक्का का मतलब ये ना समझ लेना कि उसे पकाया गया है बढ़िया ना। फास्ट फ्रेंड, इसको ये वाला वर्ड आपने सुना होगा, फास्ट फ्रेंड, ठीक है। बॉसम फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, याद हो जाएगा। बॉसम फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड। चलिए, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, चलिए बताइए इसका आंसर। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, क्या आएगा। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो बोलेगा ये काम मैं कल से शुरू करता हूँ, ये आज से शुरू करता हूँ, ऐसे बोलता रहता ना। आज ये शुरू कर दिया, कल से दूसरा कुछ शुरू कर लिया ना। बोलेगा पहले 3 दिन ये करूंगा, और फिर अगले 3 दिन बोलोगे नहीं अगले 3 दिन से करूंगा। और जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई दुकान है, शॉप, बोला कि सोमवार मंगल बुध 3 दिन में खोलूंगा, फिर 3 दिन खोली उसने, फिर आया, अब बोलेगा बुध शुक्र में खोलूंगा, फिर अगले दिन आया, फिर बोला सोमवार मंगल फिर से खोलूंगा। तो मतलब अनियमित रूप से, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, उसे पता ही नहीं, ये ऐसे समझ लो, उसे पता ही नहीं कि स्टार्ट कब से करना है, तो अनियमित रूप से, नॉट रेगुलरली, नॉट रेगुलरली, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो बस इसको पकड़ लो। फिट्स ही नहीं होता, वो फिक्स ही नहीं होता, फिट फिट्स, उसका कोई फिक्स नहीं है, अनियमित रूप है। ये वाला आपके जीवन से काफी रिलेटेड। बोलेंगे ये तो बच्चों का खेल है। कैसा खेल है, बच्चों का, चाइल्ड्स प्ले, क्या, चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। और ये मेरे दाएं हाथ का खेल है, बच्चों का खेल ना, चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। इसको क्या बोलेंगे, इजी वर्क, बच्चों का खेल, चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, या आसान काम, इजी वर्क। वहां हमने क्या पढ़ा था, वेरी इजी वर्क, ठीक है। ये इजी है, वेरी इजी था। अब देखो ये क्या है, क्रोकोडाइल टीयर्स, खूब सुना होगा इसको, क्रोकोडाइल टीयर्स। हाँ, झूठ का झूठा दिखावा, मतलब दुख का झूठा दिखावा। फॉल्स डिस्प्ले, फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ माने दुख, तो मतलब क्या है, फॉल्स झूठा, डिस्प्ले दिखावा ऑफ ग्रीफ, दुख का झूठा दिखावा करना। बोलेंगे दुख है नहीं लेकिन दिखा रहे हैं, रो रहे हैं, जबरदस्ती रो रहे हैं, आंसू नहीं आ रहे तब भी रो रहे हैं, तो दिखावटी आंसू, फॉल्स टीयर्स, क्या, फॉल्स टीयर्स, झूठे आंसू, या फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। क्रोकोडाइल्स टीयर्स, फॉल्स टीयर्स, क्रोकोडाइल्स टीयर्स, फॉल्स टीयर्स, ये झूठे आंसू हैं। क्राई फॉर द मून, भाई ये देखो ये वो वाले हैं, तेरे वास्ते मैं चांद लाऊंगा, वही वाला है। क्राई फॉर द मून, किसके लिए चिल्लाना, चंद्रमा के लिए, भैया मुझे चंद्रमा दे दो। तो मतलब क्या चाह रहे हो आप, असंभव वस्तु, क्या चांद को लाया जा सकता है, वो वाला माहौल मत बनाने लगना कि भाई नहीं, वो तो वो गानों पे तो ले जाते हैं, वो तो कहीं भर ले जाते हैं, ऐसी रचना भी है, चलो चांद पर चले। तो असंभव वस्तु की आशा करना, क्राई फॉर द मून, मून के लिए चिल्ला रहा कोई, तो मतलब क्या है, विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग, ऐसी इच्छा जो हो ही नहीं सकती, विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग, ऐसी इच्छा जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती, विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग,
तो जब लिखा हो क्राई फॉर द मून, मतलब किसके लिए रो रहा है? मून के लिए। रो रहा नहीं, बच्चा नहीं रोता, बच्ची रोती है हमेशा। विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग, विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग। तो अगर आप मून के लिए चिल्ला रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? आप ऐसी चीज को बुला रहे हैं जो असंभव है, हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। तो ये बहुत सुना होगा, कहें कि मेरा एग्जाम फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए। अब स्क्वायर का मतलब इसमें वर्ग से कोई नहीं लेना देना। फेयर का मतलब मेला भी नहीं है, सुंदर से होता है वैसे, ठीक है। तो फेयर एंड स्क्वायर एक साथ आएगा, मतलब जो काम करो एकदम ईमानदारी से करना है, ऑनेस्टली करना है, ऑनेस्ट ईमानदार, ठीक है। ऑनेस्टली ईमानदारी। तो फेयर एंड स्क्वायर मतलब ईमानदार से, ईमानदारी से काम करना है। बोलेंगे ये जैसे बोल दिया मैंने, ये व्यक्ति फेयर एंड स्क्वायर है, मतलब ये व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है। ये जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो फेयर एंड स्क्वायर तरीके से करवाएगा, मतलब ईमानदारी से करवाएगा, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ईमानदार, ईमानदारी दोनों से हो सकता है, ठीक है। अब याद रहेगा फेयर एंड स्क्वायर। फाइट से ऑफ, मतलब फाइट नहीं करना है। ऐसे मतलब ऐसे समझ लो, एकदम साधारण तरीके से बता रहा हूँ। फाइट नहीं करना, मुझे फाइट से दूर रहना, बस इसका मतलब यही रहता है। फाइट जहां लिखा में फाइट से ऑफ मिला, तुरंत बता देंगे मुझे फाइट से क्या रहना है, दूर रहना है, बच कर रहना है, अवॉइड, अवॉइड कर दो। जहां फाइट हो उसको क्या कर दो, अवॉइड कर दो। फाइट हो अवॉइड कर दो, फाइट से। अच्छा ऐसे और थोड़ा और कैसे रिलेट कर सकते हैं फाइट से का मतलब साय, दुखी। तो अगर फाइट करोगे तो क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो ऐसे याद करो, फाइट से हमें क्या कर रहना है, बच कर रहना है, अवॉइड कर देना, फाइट ही नहीं करना है मुझे। अब देखो इसमें लिखा गो, इसमें नंबर कैसे आ गया? भाई नंबर तो मैंने डाले नहीं, ये अपने मन से लिख गया है ना। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स। अब इसका मतलब कुत्तों के पास जाना आना कोई लेना देना नहीं है। गो टू द डॉग्स, बर्बाद, कंगाल हो गया मैं। गो टू द डॉग्स मतलब कंगाल हो गया, लुट गया, हे दैया, बर्बाद हो जाना। टू बी र्यूंड, र्यूंड का मतलब ऐसे क्या होता है, कंगाल होना। तो बर्बाद होना, कंगाल होना एक ही बात है ना। टू बी र्यूंड, गो टू द डॉग्स, टू बी र्यूंड। हो गया, समझ में आ गई बात, गो टू द डॉग्स। अब जैसे बहुत सारे कुत्ते हों, वो बीच में बड़े वो बन जाओ तुर्रम खा, उनके बीच में चले जाओ, तो फिर कंगाले ही होके लौटोगे, इतना पैसा लगेगा ना। समझ गए होंगे बात को हमारी। कुत्तों के बीच में जाओगे, बसंती तो नहीं नाचेगी। चलो अच्छा सुनो आगे। ग्रीज द पाम, इसको ऐसे नहीं देखा है? ये पिक्चरों में देखा होगा, ऐसे खो जाते। वो एक पिक्चर है क्या, रमैया वस्ता भैया, उसमें एक व्यक्ति हमेशा ऐसे ऐसे करता रहता है, तो वो थोड़ा 10-20 हजार ऐसे मुंह पे ऐसे फेंक के मार दे, ले दो छींटे तेरे ऊपर भी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रिश्वत देना। क्या? ग्रीज द पॉम, यानी खुजली किसमें है, पॉम में, हथेली में, तो मतलब क्या है, रिश्वत देना। टू ब्राइब, टू ब्राइब, रिश्वत। तो ग्रीज द पॉम, इसका मतलब ग्रीज द पॉम, पॉम का मतलब तो जानते होगे हथेली, तो समझ गए क्या, रिश्वत देना। टू ब्राइब क्या, टू ब्राइब, याद रहेगा टू ब्राइब। अब देखो इसमें लिखा है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, स्वतंत्र हो जाना, फ्री हो जाना। बोलेंगे इन चुड़ैलों से, इन शैतानों से, इन भूतों से, इन प्रेतों से मुझे छुटकारा दिला दो भगवान। कभी कभी तो मनुष्य से भी छुटकारा चाहिए ना, कि ये चला जाए घर से तो बड़ा सुकून हो ना। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, बी फ्री, फ्री हो जाना। तो गेट रिड ऑफ, इसका मतलब छुटकारा पाना, स्वतंत्र हो जाना, बी फ्री ना। बी माने होता है होना। अब ये हरकुलियन टास्क है। मैंने पता है इससे कैसे याद करा था, एक साइकिल आती है, साइकिल बहुत सारी आती, मतलब एक कंपनी आती थी हरकुलिस। जो थोड़ा ओल्ड एज वाले लोग हैं उनसे पूछना,
हरकुलिस साइकिल अभी मतलब हमारे जमाने वाले से ही पूछे ना, अपने साथियों से मत पूछना। हरकुलिस आते थे, एटलस आती थी, एवन आती थी, अब तो पता नहीं कौन कौन आती हैं। तो हरकुलिस साइकिल को चलाना, वो बड़ी ही आती थी, छोटी उसमें नहीं होती थी, वो 22-24 इंची वाली। उनको चलाना एक बहुत बड़ा टास्क था, तो मैंने ऐसे ही याद कर लिया था, हरकुलिस साइकिल को चलाना। हरकुलियन टास्क का मतलब बड़ा कठिन कार्य है उसको चलाना, क्योंकि चला ही नहीं पाते थे, तो डिफिकल्ट जॉब, डिफिकल्ट जॉब, कठिन कार्य है। तो हरकुलिस साइकिल, हरकुलियन टास्क, हरकुलिस साइकिल को चलाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो डिफिकल्ट टास्क भी आ सकता है, डिफिकल्ट जॉब भी आ सकता है। हुई एंड क्राई, अभी इसमें क्राई लिखा है तो मतलब समझ गए ना। हाँ वैसा उसको हुई, बस समझ 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 गए। हु एंड, हुई एंड क्राई, रोना धोना, क्लाइमर, रोना धोना, क्लाइमर। ठीक है, तो ये तो समझ जाएंगे। अब ये पता है मुझे, इसको नहीं भुलाओगे, रोना धोना, इसको याद रखना बस। क्लेमर होता है, क्लेमर, CLAMOUR। हुई हुई एंड क्राई, रोना धोना, क्लेमर, 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 ग्लैमर मत पढ़ने ना, क्लेमर। ये देखो फिर से आ गया, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन रिटन, लिखित, लिख कर देना, इन रिटन, लिख कर देना। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिख कर देना, ये तो हम पढ़ चुके हैं पीछे। इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित में। किच एंड किन, किथ एंड किन, रिश्तेदार, नातेदार। किथ एंड किन, ये बोलेंगे मेरे किथ एंड किन है, मतलब रिश्तेदार है, रिलेटिव। कौन है, रिलेटिव से। किथ एंड किन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निप इन द बड, कोई गलत काम कर रहा है उसको शुरुआत में ही पकड़ के रोक दो, आरंभ में ही रोक देना। निप इन द बड मतलब निप को पकड़ा, बस शुरुआत है ये। निप क्या है, शुरुआत। ये निप दिख रही है, ये शुरुआत है, बस इसको पकड़ के रोक देना है, बस याद हो जाएगा। अब निप इन द बड, जहां ये निकला तुरंत रोक दो, आरंभ में ही रोक देना, गलत काम करने ही ना पाए। तो टू, टू चेक इन द बिगेनिंग, टू चेक इन द बिगेनिंग, शुरुआत में ही चेक कर लेना भाई, कोई काम खराब तो नहीं हो रहा। अब जैसे घर बनवाना है, अब नीचे वाला जो बेसमेंट है वही मजबूत नहीं है, तो घर बनवा के क्या फायदा, तो शुरुआत में ही चेक करना पड़ता है ना। तो निप इन द बड, कोई गलत काम कर रहा है तो पहले उसको शुरुआत में ही चेक कर लो। नल एंड वोइड, बोलेंगे नल माने तो ऐसे खाली होता है, नल सेट पढ़ा होगा मैथ वालों ने। एंड वोइड, अवैध, प्रभावहीन, मतलब नल एंड वोइड, वैलिड नहीं है, ऐसे पढ़ लो। नल एंड वोइड तो वैलिड नहीं है, तो वैलिड नहीं है जो चीज, वो क्या है, इलीगल है, अनलीगल नहीं, इलीगल। ये भी पढ़ा था वन वर्ड में, याद है, इलीगल है। ऑफ नो इफेक्ट, जिसका कोई प्रभाव नहीं है, तो नल एंड वोइड, ये तो इलीगल लिखा मिलेगा या ऑफ नो इफेक्ट। ऑफ एंड ऑन, इसको तुरंत याद कर सकते हो। देखो जैसे लाइट आती है ना, तो अगर वो थोड़ी थोड़ी देर पे ऑफ ऑन करते रहे, ऑफ ऑन करते रहेंगे, तो बोलेंगे अपने यहाँ की लाइट बड़ी अनियमित है, कोई भरोसा नहीं कितनी देर आ जाए। तो कभी कभी कोई ना कहेंगे 2 मिनट में यार, इसको ये तार ऐसे पड़ी है, इसको जोड़ देते हैं, टेप लगा दे, बोले ना ना, छूना नहीं, अपने इधर की लाइट पता नहीं कब आ जाए, और आ गई और तुम जोड़ रहे हो, तो फिर पता है क्या होना है ना, वो तो उसको तुमसे हो जाएगा प्यार, और प्यार हो जाएगा तो वो चिपका लेगी, और फिर छोड़ेगी तब जब पूरा खून चूस लेगी। ठीक है, तो ऑफ एंड ऑन, अनियमित रूप से, नॉट रेगुलरली, नॉट रेगुलरली। कहानियां इसीलिए सुनाते हैं याद हो जाए ना। आउट ऑफ डेट मतलब ये नहीं है कि डेट खत्म हो गई किसी चीज की। आउट ऑफ डेट मतलब बोले अरे आउटडेटेड हो तुम, आउटडेटेड, पुराना फैशन चल रहा, आउटडेटेड। ठीक है, आउटडेटेड, कहेंगे कोई चीज लाए या बोलेंगे ये तो आउटडेटेड हो गई, अप्रचलित हो गई, ये तो प्रचलन में ही नहीं है। अभी आप नोकिया वाला वो वाला मोबाइल लेकर चले जाओ जो पहले यूज करते थे, 3110 था शायद, यही था, हाँ नोकिया 3110, जिसमें बड़ा सा सांप आता था। नचा नचा के पूरी स्क्रीन पे उसको खिला खिला के पूंछ पे लड़ जाता था लास्ट में जाके, इतना बड़ा उसको घुमा घुमा के कर देते थे ना। तो
ये आउटडेटेड है भाई। अब वो मोबाइल, अब तो टच वाला जमाना है, अब तो उससे भी आगे निकल गए आदमी। एंड्रॉयड के कौन कौन से वर्जन आने लगे ना, 14 16 17 प्रो भी आ गया एप्पल का ना। तो आउट ऑफ डेट, नॉट इन फैशन, ओल्ड, पुराना, जो फैशन पे नहीं, आउटडेटेड हो गया भाई, ये फैशन में नहीं है अब इस समय। इसको एक और तरीके से कैसे याद कर सकते, देखो पहले जो पैंट चलते थे ना, ऐसे खूब चौड़े, ऐसे खूब करके, और नीचे से भी बहुत सारे चौड़े, अब उनको पहन के जाओ एक बार, है ना, कैसी वाली फीलिंग आएगी। हाँ, लड़कियों के लिए और बता दें, वही जो हम लोगों को पैंट था पुराना वाला, उसी को अब इन लोगों को कुछ वो क्या बना दिया, प्लाजो इसको। हाँ ये, अब सोचो, ये हम लोगों का पैंट था पहले, अब लड़कियां बड़े भौकाल से बोलती मैं प्लाजो। अब ये नहीं पता ये लड़कों ने 10 साल पहले पहनना छोड़ दिया था। चलो ठीक है, आगे देखो, आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब है मेरे पास पैसे ना है भैया, अब खाली जेब है। आउट ऑफ पॉकेट, इसका आउट ऑफ पॉकेट का मतलब खाली जेब, आउट ऑफ पॉकेट खाली जेब। शॉर्ट ऑफ मनी, तंगी, पैसों की तंगी। शॉर्ट ऑफ मनी का मतलब होता है पैसों की तंगी, मतलब वही है, खाली जेब है। शॉर्ट ऑफ मनी, पैसों की तंगी, आउट ऑफ पॉकेट खाली जेब। याद हो जाएगा, आउट ऑफ पॉकेट, शॉर्ट ऑफ मनी। पॉकेट में ही मनी होती है, ऐसे याद कर लो, पॉकेट में क्या होती है, मनी। प्ले फास्ट एंड लूज, ये देखो, ये टुडेज रिलेशनशिप, आजकल के जो रिलेशनशिप है, वैसे यहाँ अपोस्ट्रोफियस नहीं लगाना चाहिए, हम लगा देते हैं, उनके लिए ये लिखा गया है। प्ले फास्ट एंड लूज, क्या मतलब है इसका, प्ले फास्ट एंड लूज। चलो अच्छा, सुनना है मतलब अपने याद करने के लिए सुनना है, ज्यादा कुछ मतलब कोई ऐसे मत सोचने लगे कि यार कैसे बातें कर रहे हैं। तो प्ले फास्ट एंड लूज मतलब क्या करना है, अब बातें बहुत जल्दी जल्दी करनी है, लेकिन आजकल पेशेंस जो वो बहुत जल्दी लूज कर देना है। बातें बहुत जल्दी जल्दी करनी, पेशेंस बहुत जल्दी खत्म कर देना, धैर्य जिसको बोलते हैं ना, उसको थो मतलब ये हो गया आज के रिलेशनशिप में, अगर देख लिया कि भाई नहीं, इट इज ही और सी इज टॉकिंग टू अदर पर्सन, यू यू लूज दिस पर्सन। ठीक है, तो हिंदी में बोलने में थोड़ा तकलीफ होती है। अरे तकलीफ का मतलब ये है कि सुनने में बड़ा अभद्र लगता है ना। प्ले फास्ट एंड लूज, तो क्या है, वफादार ना होना, नॉट टू बी अ लॉयल, नॉट टू बी अ लॉयल। प्ले फास्ट एंड लूज, प्ले फास्ट, जल्दी जल्दी रिलेशनशिप बना लिया, एंड लूज, थोड़े दिन बाद लूज कर दिया, खो दिया, अपनी भाषा में जो भी सोच ले। तो नॉट टू बी अ लॉयल, वफादार ना होना। नेक्स्ट, पिक होल्स इन, मतलब घर पे ले जाओ कोई सामान अच्छी सी, लेकिन उसमें भी ढूंढ लेंगे ये छिद्र है, कमी निकाल देंगे कुछ ना कुछ। ऐसे कुछ लोग होते भी हैं, जीवन में कुछ कितना भी अच्छा कर लो लेकिन उसमें कमी निकालते रहेंगे। जैसे तुम किसी को, वो प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि आज का जमाना वो है, किसी के लिए गर्दन भी काट के दे दो तो बोलेंगे यार ठीक से नहीं काटी, और ठीक से काटना चाहिए था। तो पिक होल्स इन, कमी निकालना। टू फाइंड फॉल्ट, कुछ भी अच्छा काम करो उसमें कुछ ना कुछ गलती निकाल देना। टू फाइंड फॉल्ट, पिक होल्स इन, होल्स का मतलब ऐसे गड्ढा होता है, ये तो आपने खूब पढ़ा होगा, रीड बिटवीन द लाइंस, छिपा हुआ अर्थ समझना। रीड बिटवीन द लाइंस, छिपा हुआ अर्थ समझना। अब ऐसे समझो, रीड पढ़ना है, बिटवीन द लाइंस लाइनें लिखी उनके बीच में पढ़ना है, यानी छिपा हुआ अर्थ समझना है। रीड बिटवीन द लाइंस, छिपा हुआ अर्थ समझना है। रीड बिटवीन द लाइंस, छिपा हुआ अर्थ, तो गुप्त अर्थ को जानना। टू फाइंड हिडन मीनिंग, इसका मतलब नहीं लिखा है ना इसमें, इसका मतलब होगा टू फाइंड हिडन मीनिंग, ये होगा। रीड बिटवीन द लाइंस, टू फाइंड हिडन मीनिंग, छिपा हुआ अर्थ समझना।
टू फाइंड हिडन मीनिंग। हाँ, एक बच्चे एक कमेंट था पिछले वाले, काफी दिन से वीडियो नहीं बनाया, तो वो बोल रहा था कि सर ये बोर्ड की एक तरफ, तो मैं आज एक तरफ ही खड़ा हूँ। स्क्रीन शॉट लेने में दिक्कत होती है, मैं एक तरफ ही खड़ा हूँ भाई, इसीलिए आज। तो रीड बिटवीन द लाइंस, छिपा हुआ अर्थ समझना, टू फाइंड हिडन मीनिंग। जो कोई हो आज बता देना कि ठीक था कि नहीं। व्हाइट एलिफेंट देखा है कभी? लेकिन देखने में अच्छा होगा, थाईलैंड में पाए जाते हैं, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, व्हाइट एलिफेंट होते हैं। एक ये भी होता है पिंक एलिफेंट, ये होते नहीं है। मतलब ऐसी वस्तु जो असंभव हो जिसको देखना, तो उसको बोलते हैं पिंक एलिफेंट। है ही नहीं, ये तो असंभव वाली बात हो गई। तो पिंक एलिफेंट क्या होता है? असंभव चीज। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? व्हाइट एलिफेंट मन में आता होगा कितना सुंदर होता होगा ना, लेकिन होता सुंदर तो है, दिखने में बस सुंदर है, बाकी वो काम लायक नहीं। उसी तरह एक सुना होगा, ऊंची दुकान फीके पकवान, सेम वही है, ऊंची दुकान फीके पकवान। या और इसको क्या कह सकते हैं? थोथा चना बाजे घना, उसी को बोलते हैं कीमती परंतु व्यर्थ। मतलब महंगी सामान लेकर आओ लेकिन बेकार हो। ये देखो लिखा वेरी कॉस्टली, बहुत महंगी है, बट यूजलेस, लेकिन काम की किसी नहीं है। कॉस्टली तो बहुत है लेकिन काम की नहीं। वही उसी तरह व्हाइट एलिफेंट देखने में बहुत अच्छा है लेकिन है नहीं रियलिटी में। मतलब कुछ होते हैं ना, देखने में तो बहुत अच्छी, जैसे बहुत सारी चीजें। अब ये मान लो, क्या नाम है इसका अभी, इसको क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट ये पिंक कलर का होता है, देखा होगा सभी लोगों ने लगभग। ड्रैगन फ्रूट देखने में बहुत अच्छा लगता है, खाने में बिल्कुल घटिया तरीके का है ड्रैगन फ्रूट। खाते क्यों लोग? क्योंकि इससे पेटलेस बढ़ते हैं, जैसे कीवी खाया जाता है तो ऐसे इसको भी खाते हैं। लेकिन देखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं, बहुत बेकार है ना। तो वही अर्थ है कि व्हाइट एलिफेंट का मतलब कीमती है लेकिन यूजलेस है। अप्स एंड डाउन्स तो ये तो सबको पता होगा लगभग। अप्स एंड डाउन, जीवन में अप एंड डाउन आते रहते हैं, उतार चढ़ाव, पूरा जीवन ही ऐसा है ना। तो लाइफ इज अप्स एंड डाउन्स, जीवन ही उतार चढ़ाव है। तो इसका मतलब क्या है? सक्सेस एंड फेलर। सक्सेस एंड फेलर, जीवन में कभी आप सक्सेस होंगे कभी फेल होगे, उतार चढ़ाव, ठीक है, याद रखेंगे। ये हमने भी पहली बार इस बार पढ़ा है, अब मिल गया तो हमने कहा लिख लेते हैं। एक दो बार, दो तीन बार पूछा गया। यो मैंस सर्विस, यो मैंस सर्विस, श्रेष्ठ कार्य। देखो यहाँ लिखा है मैंस सर्विस, जो आदमी करे। अब आदमी जो होते हैं वो श्रेष्ठ कार्य करते, निगेटिविटी में ना लेना लड़कियां, ठीक है। यो मैंस सर्विस, श्रेष्ठ कार्य होते हैं। तो श्रेष्ठ कार्य का तो आप जानते हैं एक्सीलेंट वर्क, क्या? एक्सीलेंट वर्क, एक बुक भी आती है आपकी एक्सीलेंट की ना, तो वो श्रेष्ठ, मतलब वो दर्शाते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो यो मैंस सर्विस, जो मेंस की सर्विस होती है वो एक्सीलेंट होती है। मेंस की सर्विस कैसी होती है? एक्सीलेंट। नेक्स्ट, अ फूल्स पैराडाइज, ये पढ़ चुके हैं, काल्पनिक सुख। अ फूल्स पैराडाइज पढ़ चुके हैं पीछे, बताओ। अ फूल्स पैराडाइज, काल्पनिक सुख, इमेजिनरी जॉय, मन में ही आनंद लेते रहो, ठीक है। अ फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग। वहां काल्पनिक ही सुख होगा, मन में चल रहा है कि ये होगा वो होगा लेकिन करना कुछ नहीं है। अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, इसका मतलब अच्छा डील नहीं, कुछ नहीं है। गुड डील बहुत अधिक। तो अब सोचो गुड कब मिलता था आपको, इसका कलर चेंज कर देते हैं। गुड आपको कब मिलता था? जब आपने बहुत अच्छा कुछ किया हो, तो बहुत अधिक प्रसन्न हो गया हो टीचर, बहुत अधिक प्रसन्न हो गया हो तो वेरी मच, बहुत अधिक, वेरी मच, बहुत अधिक, वेरी मच। अ गुड डील ऑफ, तो गुड कब मिलेगा? जब टीचर बहुत अधिक प्रसन्न होगा, तो बहुत अधिक की मीनिंग वेरी मच। गुड कब मिलेगा? जब आपने बहुत अच्छा लिखा हो। चलो इसको देखो, मैंने इसमें लिख भी गए हैं वो क्या, इनका प्रयोग भी कहाँ करते हैं, तो इनके प्रयोग भी लिख गए हैं। जैसे मैंने शुरुआत में लिखा था एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब लंबा नहीं, इसका मतलब आजाद या फ्री होता है। द डेकोर्ट वॉज एट लार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है।
तो बस इतना याद रखिए आप, एट लार्ज। अब ये इसका प्रयोग नहीं होता, हमें प्रयोग नहीं करना है, तो बस इतना याद रखना है, एट लार्ज का मतलब होता है फ्री। एट लार्ज फ्री, एट लार्ज फ्री। तो ऐसे समझो लंबा आदमी फ्री होता है। लंबा आदमी कैसा होता है? फ्री। उसको बंधक ही नहीं बना सकते। जैसे हाथी हो गया, फ्री घूमता है ना, ठीक है। तो एट लार्ज जो लंबा है वो फ्री है, जो लंबा है वो क्या है? फ्री। एट होम इसका मतलब घर पे नहीं है, निपुण है किसी चीज में। एट होम का मतलब निपुण, दक्ष। तो बोलेंगे ये एक्सपर्ट है। क्या है? एक्सपर्ट। माई सिस्टर अंजलि इज एट होम इन म्यूजिक। मेरी बहन अंजलि एट होम इसका मतलब घर में नहीं है। एट होम का मतलब निपुण है इन म्यूजिक। काहे में? म्यूजिक में। मेरी बहन अंजलि म्यूजिक में निपुण है, संगीत में निपुण है, ठीक है। नेक्स्ट। अब इसको तो ये काम का है सबसे ज्यादा। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। आग में घी डालना इसका मतलब होता है, आग में घी डालना। मतलब क्या है सर? बात को बढ़ा देना, बात को बढ़ाना। मतलब जैसे ऐसे है, कोई आपको घर पे डांट रहा हो, मम्मी पापा, एक लोग चच्चा निकल के आ जाएं या घर के बुआ फूफा कोई आए, अरे ये कल हमको भी गरिया रहा था, तो जहाँ दो लग रहे हो उधर चार पड़ जाए ना। तो एड फ्यूल एंड फायर का मतलब होता है टू मेक पैशंस स्टिल लॉन्गर। टू मेक पैशंस जुनून को स्टिल लॉन्गर काफी देर तक बनाए रखना, टू मेक पैशंस स्टिल लॉन्गर। या फिर टू मेक मैटर इंक्रीज, टू मेक मैटर इंक्रीज। टू मेक मैटर इंक्रीज मतलब किसी बात को बढ़ा देना। टू मेक मैटर इंक्रीज या टू मेक पैशंस स्टिल लॉन्गर, अपने जुनून को काफी समय तक बनाए रखना। तो शायद खत्म हो गए, बड़ी जल्दी खत्म हो गए। क्लोज टू द चेस्ट, क्लोज टू द चेस्ट। एक और, एन ओल्ड फ्लेम। सभी लोग इन दोनों का, और अगर उसका ना है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है विद हिंदी मीनिंग, हिंदी की मीनिंग सहित। एन ओल्ड फ्लेम इसका मतलब क्या होता है? एन ओल्ड फ्लेम, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने कोशिश की, 50-52 शायद ऐसे कुछ हो रहे होंगे, ऐसे ही थे लगभग समथिंग। सभी लोग इसको लिख लेंगे अच्छे से, और कम से कम आपको, कम से कम 2 बार इसको देखना है। फिर अगर टाइम हो तो आपको 3 बार देख लीजिए। 3 बार में ये चीज़ें लगभग आपके माइंड में बैठ जाएंगी। फिर जब आपका पेपर हो तो एक बार बस इसको रिवाइज कर लेना। 100% बता रहा हूँ कि आराम से आप इसको करके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।